वेलकम बैक माय फ्रेंड्स वंस अगेन। आज हम लोग ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ माने जो वैद्युत वेक्टर है, जो चुंबकीय वेक्टर है और जो तरंग के चलने की दिशा है, ये आपस में लंबवत है। हमें ये सिद्ध करना है। जरा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रूविंग समझना बहुत आपके लिए आवश्यक है। तो पहले हेडिंग डाल दें कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अनुप्रस्थ होती हैं, सिद्ध कीजिए। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब इसकी प्रूविंग बहुत धैर्य से समझना। हमने 3 अक्ष मान लिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जैसा कि पीछे बताया था। ये एक्स अक्ष है, ये वाई मान लिया, ये जेड मान लिया। हम मान ले रहे हैं कि इस दिशा में वास्तव में तरंग चलती है। तरंग वास्तव में इस दिशा में चलती है। हमने जो एक्स डायरेक्शन है वो किसकी मान ली? तरंग के चलने की। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या तो वाई में होगा या जेड में होगा, एक्स में तो नहीं होगा ना। यही बात तो प्रूव करनी है, तभी तो हम कहते हैं अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ प्रूव करने का मतलब है हमें यह सिद्ध कर देना है कि एक्स की दिशा में ना तो ई उपस्थित होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ना ही बी। अगर हम यह सिद्ध करने में सफल हो जाएं कि इस दिशा में ई और बी नहीं है, एब्सेंट है, तो यहां नहीं है तो फिर यहीं कहीं होगा और लंबवत हो गया। वो लंबवत दर्शाना है, यानी हमें सिद्ध जो करना हम उल्टा मान ले रहे हैं उसका। हम मान ले रहे हैं इस दिशा में ई है और करते करते उसका मान 0 सिद्ध हो जाए तो नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, ऐसा लेट कर लिया। माना कि इस दिशा में ये है ई। इस बिंदु पर मान लो इसका मान EX है और इस बिंदु पर बढ़ते या घटते जो भी मान लो EX डैश हो गया, कुछ बदला है। इसको समझने के लिए हमने एक चतुर्भुज का निर्माण किया। ध्यान देना मेरी बात पे। एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा हूं मैं। ये लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब dx dy dz मान लो तुम, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। एक दिशा में मान लीजिए ये dy हो गया, इसका घटक इधर dx हो जाएगा और इधर हमारा dz हो जाएगा। यहां गौर करने वाली बात है, मैंने वैद्युत क्षेत्र को देखो अंदर की तरफ माना यहां पर, और यहां बाहर निकलेगा जाके इस सिरे पे। अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया वेक्टर बताओ, क्षेत्रफल सदिश, ये पढ़ाया मैंने पीछे गॉस वाले चैप्टर में। क्षेत्रफल सदिश याद रखिएगा, क्षेत्रफल के लंबवत होता है, पढ़ाया था। तो अगर इस पृष्ठ की बात करूं तो लंबवत होगा भाई। ये एक तरीके से ऐसे आयताकार डब्बा है कोई, तो इस वाले पृष्ठ में जब क्षेत्रफल सदिश बनाओगे लंबवत तो होता है लेकिन बाहर की तरफ होता है, आकृति के अंदर नहीं लेते हैं। तो इसका एरिया बाहर होगा, इस तरफ देखो, इस सिरे पे, और इस सिरे पे लोगे तो उस तरफ बाहर होगा। ये बात ध्यान से समझ लो। इसका एरिया वेक्टर अगर आप यहां लोगे तो इस दिशा में जाएगा, देखो, और अगर यहां लोगे तो इस दिशा में जाएगा। इन सब पॉइंट्स पे समझना, तभी डेरिवेशन समझ में आएगा। इनके कुछ नाम दे दे रहे हैं अपनी तरफ से हम। इसका नाम दे दिया A B C D, इसका नाम दे दिया E F G और H, ऐसे कुछ नाम दे दिए। हम इन 2 पृष्ठों पे गौर कर रहे हैं। एक पृष्ठ ये वाला है, ध्यान देना जरा, एक पृष्ठ ये वाला है। इन 2 जगह हम लोग ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक फ्लक्स का सूत्र प्रयोग करेंगे। E.da, फाई होता है ना, फाई फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो होता है, अभी वैद्युत क्षेत्र के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे।
जब चुंबकीय क्षेत्र के लिए सॉल्व करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स उठाएंगे। तो वैद्युत फ्लक्स की यदि मैं बात करूं तो फाई जो होता है वैसे सूत्र होता है ई डॉट डीए, और यहां क्षेत्रफल लगा देते हैं ऐसे। याद है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहां ध्यान दीजिए कितने क्षेत्रफल हैं, जरा देखो इस डायग्राम में, कोई बता सकता है कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ हैं। 6 पृष्ठों के नाम आप ढूंढ सकते हो। जैसे एक पृष्ठ ए बी सी डी दिखा, दूसरा पृष्ठ ए बी ई एफ या एफ ई, तीसरा ई एफ जी एच एच डी सी जी, ऐसे 6 के नाम लिखने तुम्हें। इस वाली चीज को हम 6 भाग में तोड़ेंगे क्योंकि टोटल 6 पृष्ठ हैं। तो यानी इस चीज को जब आगे हम सॉल्व करेंगे, मेरी बात को समझना भैया लोगों, तो देखो एक एक पृष्ठ के लिए हम लिख रहे हैं, सब यहां सफिक्स में नाम डालेंगे। जैसे पहला प्रश्न हमने एबीसीडी लिखा, क्या लिखा? और ई डॉट डीए लिख दिया। ध्यान से सुनना जरा, सब खेल यहीं छुपा है, यहीं पर सब खेल खत्म हो जाएगा। और यहां नहीं समझ पाए तो आगे नहीं समझ में आएगा। दूसरा, आप पृष्ठ का क्रम बदल सकते हो अपने आप, कोई भी पृष्ठ लेना है जो तुम्हें मिल जाए जल्दी। टोटल 6 बनाने कुल मिलाकर। जैसे हमने पहले एबीसीडी ले लिया, अब हम ए बी एफ ई ले रहे हैं, ए बी एफ ई। आप कोई दूसरा भी ले सकते हो इस जगह पर, आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला उठाओ तो ई एफ जी एच वाला ले लो। चलो ई एफ जी एच, 3 तो ये हो गए, अभी 3 और पड़े होंगे कहीं। बी सी जी एफ, ठीक है, बी सी जी एफ कठिन नहीं है, बस पृष्ठों को ढूंढ ढूंढ के लिख देना है। और सब में अब देखो कौन सा डी, हाँ डी एच ई ए, डी एच ई ए, देखो डी एच ई ए। और ढूंढो सी डी एच जी, हाँ बिल्कुल सही है, सी डी एच जी। देखो 6 हो गए, अब कोई बाकी नहीं रहा होगा, ढूंढ के देखो तुम, सभी के सभी हो गए, 6 पृष्ठ हैं। अब मुद्दा इसके आगे सॉल्व करने का बढ़ रहा है। ध्यान से देखते चलो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी बात। वैद्युत क्षेत्र को मैंने किस दिशा में माना? देखो जरा, एक्स अक्ष में जा रहा है ना। ई की दिशा ये हो गई कि नहीं बताओ? तो अगर ये ऊपर वाला पृष्ठ ले लो तुम, सी डी एच जी वाला मान लो, ये ऊपर ऐसा है पृष्ठ, इसका एरिया वेक्टर यू होगा कि नहीं बताओ? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? ऐसा देखो, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है? 90। और जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हो, ई डॉट ए खोलोगे, ई डी ए कॉस 90 होगा, और कॉस 90 का मान 0। यानी 4 फलक ऐसे हैं जिनमें ई और ए आपस में लंबवत हैं, उनका ई डी ए सन्नाटा। सिर्फ 2 ये वाले देंगे मान, देखो जो ऐसे खड़े, यानी एक ए बी सी डी वाला और एक ई एफ जी एच, इन्हीं से मान आएगा, बाद बाकी सबका क्या होगा? 0। इसमें देखो एरिया वेक्टर इधर बाहर भाग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, तो कोण कितना बीच का? 180। कॉस 180 आएगा इसके लिए जब सॉल्व करोगे। यहां दोनों समांतर है, ई भी उधर ही जा रहा है, डी ए भी उधर ही जा रहा है, तो यहां 0 है। यानी एक जगह 0 आएगा और एक जगह 180 आएगा और 4 जगह 0 आएगा कोण। क्लियर बात? इसका एरिया वेक्टर किधर है? बाईं ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा था? दाईं ओर। 180 नहीं हो, अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, विपरीत को क्या बोलते हो? 180 अंश। तो चलिए हम नोट के लिख रहे हैं, सुनो मेरी बात। ए बी सी डी 180 कोण खोलेंगे, ई एफ जी एच 0 खोलेंगे, बाद बाकी सबको 0 करेंगे, तो ए बी सी डी में 180 ओपन होगा। तो ई डी ए कॉस 180 प्लस ये वाला 0 हो गया, ये वाला देखो ये मतलब ये पूरा ही 0 हो गया, उसका कोण 0 है। इसको जब ओपन करोगे ई एफ जी एच, तो ई डी ए कॉस 0 आएगा, बाद बाकी सब 0 लिख दो। टोटल 4 जगह 0 वैल्यू आ गई। इस जगह -1 होता कॉस का मान, तो ये हो जाएगा माइनस का ई डी ए, और ये हो जाएगा प्लस का ई डी ए। ये सफिक्स ना छूट पाए, ये जरूर लिखते रहना। यहां क्या था? ए बी सी डी,
और यहाँ क्या था, EF GH, इसलिए लिखना सफिक्स, नहीं तो एक प्लस एक माइनस दिखे तो तुम काट डालोगे। सफिक्स अलग अलग है इसलिए नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तुम बाद में कहो सर ये माइनस वाला ये प्लस वाला, अगर सफिक्स छूट जाए तो बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं, कट के यहू शून्य हो जाएंगे, फिर करोगे क्या तुम। तो यहां पर हम परिणाम में पहुंचे। देखो अब देखो ई बाहर निकाल दो और डीए का समाकलन पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल उसको मान लो, तो अपने मन से कुछ भी ए मान लिया, और चूंकि समांतर चतुर्भुज बनाए थे तुमने तो बराबर क्षेत्रफल होंगे, तो दोनों का एरिया सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये माइनस ही है, लेकिन इस तरह सुनना, इस जगह ई का मान EX है और उस जगह ई का मान EX डैश है। देखो ध्यान देना, हमने यहां जब प्रदर्शित किया तो इस जगह क्या लिखा है EX और इस जगह EX डैश। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र लगातार है तो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा। बोलो भाई, बराबर मान तो नहीं होंगे, घटना या बढ़ना तो अलग अलग मान मानोगे, इस जगह कुछ और इस जगह कुछ और। तो अब देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो इसको EX A लिखोगे माइनस का और इसका EX डैश A लिखोगे प्लस का। अब हम कहेंगे इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश तो है नहीं, पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का मान कितना है, 0। और गॉस की प्रमेय क्या कहती कि फाई का मान Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, घेरे गए आवेश का बटे में एप्सिलॉन नॉट। आवेश जब घिरा ही नहीं तो Q 0, तो फाई कितना हुआ 0। तो हम कहेंगे पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश, यहां ध्यान देना, पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश 0 है। और जब ऐसा है तो फाई का मान कितना हुआ 0। इस फाई को 0 रख दो, तो अब देखो क्या होने वाला है। देखो इसका मान 0 हो जाएगा यहां पर कि नहीं बताओ। तो हम कहेंगे EX A और प्लस EX डैश A बराबर 0। A कॉमन ले हटा दो तो सीधा EX बराबर, अभी बराबर ना करो इसको, EX माइनस EX डैश बराबर 0। पहले यहां देखो, ध्यान देना, ऐसे आएगा कि नहीं बताओ। अब इस जगह से सुनो, दो परिणाम है, दो परिस्थितियां बनेगी, मैं बता रहा हूं आपको भाई। दो चीजों को घटाने से अगर 0 मिले तुम बताओ, तो या तो दोनों बराबर है तभी तो घट के 0 आया है, या दोनों ही 0 तब 0 आ सकता है। इसके अलावा कोई परिस्थिति नहीं। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो दोनों अलग अलग 0 हो खुद, EX भी 0 EX डैश भी 0, और या फिर EX और EX डैश दोनों बराबर। दो परिस्थितियां बनने की नहीं बताओ। तो यहां दो परिस्थितियां बनेंगी, एक बार कहेंगे EX बराबर 0 और EX डैश बराबर 0, या फिर EX बराबर EX डैश। अब सुनना, इन दोनों का सेंस क्या है। इस वाली लाइन का सेंस हुआ कि वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित, यही तो मतलब हुआ। वैद्युत क्षेत्र जब दोनों शून्य, इसका मतलब उस तरफ है ही नहीं, तभी तो ये बात बनेगी अनुपस्थित। अगर दोनों ही जगह पर E 0 है, मतलब उस तरफ E है ही नहीं, यही तो मतलब निकला। तभी तो यहां 0 वहां 0 वहां 0 सब 0 0, तो इसका मतलब उधर गया ही नहीं, तभी तो 0 है। अगर बराबर होने का मतलब है तो गया तो है लेकिन कांस्टेंट गया। देखो इसका मतलब है नियत वैद्युत क्षेत्र। क्या मतलब है देखो, नियत वैद्युत क्षेत्र, नियत माने स्थिर भी कह सकते हो ना, नियतांक स्थिरांक कांस्टेंट। अगर वैद्युत क्षेत्र स्थित है, कांस्टेंट है, रुका हुआ है, तो क्या तरंग चलेगी क्या। तरंग चलने का मतलब है कि चीजें बदले, बदलता उसी को तो गतिमान कहते हो। कहा जाता गतिमान जल बर्बाद नहीं होता है, खराब नहीं होता है, स्थिर जल सड़ जाता है। तो स्थिर है ना ये। क्या ये परिस्थिति हो सकती कि स्थिर हो। अगर स्थिर है तो तरंग होगी ही नहीं। ये परिस्थिति हमें नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, तरंग नहीं चल रही या तरंग नहीं है। हम तो तरंग पे सॉल्व कर रहे हैं और तरंग है ही नहीं, तो ये बात लेने लायक नहीं है हमारे। इसका मतलब यही निकला कि ये बात हमारे मतलब की है। अर्थात एक्स अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, बोलो, तो फिर कहीं होगा, या तो y पर होगा या z पर होगा। पहली बात सिद्ध हो गई
कि जिस दिशा में तरंग जा रही है उसके लंबवत है ये ई, वो चाहे जेड पे हो चाहे वाई पे है तो लंबवत ना। इसी प्रकार हम दोबारा शुरू से यही प्रूविंग फिर करेंगे बी के लिए। किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय फ्लक्स के लिए। यही पूरी प्रक्रिया फॉलो करेंगे, यही परिणाम आएगा। तो उसको पूरा करना नहीं, आपको लिखना है केवल। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम सिद्ध कर सकते हैं वहां कहेंगे bx बराबर 0 और bx डैश बराबर 0, यानी b भी x में नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला? अतः चुंबकीय क्षेत्र x में नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र x दिशा में नहीं होगा। यानी हम ये बात सिद्ध करने में सफल हो गए कि x दिशा में ना तो चुंबकीय क्षेत्र है और ना वैद्युत क्षेत्र है। तो इनमें से एक y में होगा, एक z में होगा, या तरंग चलने के दोनों लंबवत हैं। अनुप्रस्थ होने की शर्त होती है कि तरंग के चलने की दिशा से लंबवत कंपन होनी चाहिए। सिद्ध हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि B व E तरंग के चलने के लंबवत हैं। अतः विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है। कैसी है? यही हमें सिद्ध करना था, नोट करें।